आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। का यूनिट लाइट जो है अपना उसका चैप्टर 4 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लेजिंग सरफेस है ना। लास्ट क्लास में हमने देखा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ लेंस। सर पहले हम लोग जान लेते हैं कि अभी लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लाइट क्या है ना? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that can be converted into other forms of energy or it is an electromagnetic wave। ठीक है। दूसरा ये बोल सकते हैं कि it shows dual nature। डबल नेचर या बिहेवियर। कैसे वाला? एक तो वेव नेचर है, दूसरा वेव एंड पार्टिकल। तो अभी और इट ट्रैवल्स in straight line। तो लाइट के बारे में हम थोड़ा थोड़ा के बारे में जानते हैं। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इट शोज अ ड्यूअल बिहेवियर। एक तो वेव का बिहेवियर शो करता है और पार्टिकल का। दूसरा एक ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन है ना। और स्पीड इन वैक्यूम is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेटली एयर में भी इतना ही होता है। एयर में भी अप्रोक्सीमेटली 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड ही हम लोग कंसिडर करते हैं। सभी लोग लाइट के बारे में जानते हैं, मोटामोटी आपको पता था, थोड़ा सा रिकैप कर लिया हमने। अभी हम अपना जो टॉपिक है उस पर आते हैं। कौन सा टॉपिक? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेस है ना, प्लेन सरफेस। उससे पहले हमको जानना पड़ेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है थोड़ा नोट करना है तो नोट कर सकते हो। चलो रिफ्रैक्शन क्या होता है ना? रिफ्रैक्शन it is the deviation of light ray from its expected path। तो अब देखते हैं कैसे, या फिर बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में कैसे सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड पाथ है ना। सिंपली ये समझ लो कि लाइट रे जो होता है ना, हमने अभी क्या पढ़ा कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये ऑलवेज होता है ना, ऑलवेज होता है कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जब लाइट ट्रैवल एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट क्या होता है? बेंड हो जाता है अपने एक्सपेक्टेड पाथ से बेंड होता है। हम देखते हैं कैसे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना, हम लोग देख लेते हैं। चलिए मान लो कि पहले क्या होता है, हमने पढ़ा कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो लाइट हमेशा कैसे स्ट्रेट लाइन। उसका एग्जांपल हम लोग बचपन में क्लास 7-8 क्लास में लोग पाइप के थ्रू में देखा होगा, बेंड पाइप थे। तो उसमें क्या होता था, अगर इधर से देखोगे तो इधर दिखता नहीं था। क्यों? क्योंकि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ आके ऑब्स्टिकल मिल गया उसको, उसमें
इसीलिए तो हम पेज को बनाते थे यहाँ पे 45 पे मिरर लगाते थे जो रिफ्लेक्ट कराते थे लाइट को, फिर यहाँ पे एक और मिरर लगाते थे इसी पे पेज, है ना। इससे पहले क्या हुआ था कि अगर यहाँ पे मिरर नहीं लगाए थे तो क्या हुआ था, लाइट ट्रैवल नहीं कर पाती थी। तो अभी फिर बेंड क्यों हो रहा है सर, ये पूछोगे सर आपने जब बताया कि लाइट क्या होती है स्ट्रेट लाइन, फिर बेंड क्यों होता है। तो देखते हैं बेंड इसलिए होता है कि मान के चलो कि मीडियम 1 है ना, ये मीडियम 2 है, लाइट मीडियम 1 से मान के ऐसे स्ट्राइक कर रही है इस इंटरफेस पर, उस प्लेन ऑफ सेपरेशन है, इसको क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सेपरेशन, मतलब जो दो या फिर इंटरफेस भी बोल सकते हैं, इंटरफेस मतलब जो दो मीडियम का जो बाउंड्री है, कॉमन बाउंड्री। अभी अगर ये स्मूथ सरफेस है, लाइट एक थोड़ा लाइट जो है उसकी कितनी फेनोमेनल्स होते हैं। पहला तो हम लोग बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो अपने हम लोग पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एक होता है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, है ना। इसमें से रिफ्लेक्शन सारा जो फेनोमेनन हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, किस सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है, सरफेस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये स्मूथ सरफेस होती तो क्या होता था, रिफ्लेक्शन हो जाता था। अच्छा एक बात और इंटरेस्टिंग कि रिफ्लेक्शन लाइट की जो फेनोमेनन है, ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन, ये सारा है ना हमेशा एक साथ होता है, लेकिन क्या होता है कि इसमें से इन चारों में से जो भी डोमिनेट करता है उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं। अगर ये सरफेस स्मूथ होता, ये सरफेस अगर स्मूथ होता तो क्या होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कर जाता, डोमिनेट कर जाता, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाता, ठीक है। या फिर ये सरफेस जो है कोई स्पॉन्ज टाइप का क्वेश्चन या फिर स्पॉन्ज या कॉटन होता तो क्या होता है, लाइट अब्सॉर्ब कर लेता है ना, अब्सॉर्बिंग वाला सरफेस होता तो लाइट अब्सॉर्ब कर लेता। तो अभी हमारा जो है क्या है, सरफेस, हमारा सरफेस है प्लेन सरफेस जो कि ग्लास या फिर किसी और मीडियम का होगा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डोमिनेट ना करके लाइट क्या है, सीधे आना चाहेंगे, इधर एक्सपेक्टेड पार्ट ये हुआ है ना, इधर से, क्योंकि हमने पढ़ा क्या, लाइट है वैसे ही इसलिए एक इंसिडेंट रे क्या हुआ, इंसिडेंट रे स्ट्राइक करी इस पे, इस सरफेस पे, है ना कि इंसिडेंट रे क्या स्ट्राइक करी इस सरफेस पर। सरफेस मतलब अभी एयर, मान के चलो ये मीडियम वन जो है वो क्या है, एयर है, ये वाला क्या है, ग्लास या वाटर मान सकते हैं, ग्लास या वाटर। तो लाइट स्ट्राइक करी यहाँ से यहाँ पे, अभी क्या होगा कि अगर एयर ही होता क्या स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर जाती है, बट यहाँ पे मीडियम चेंज होने की वजह से क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। मीडियम चेंज होने की वजह से क्या है, मीडियम चेंज होने की वजह से स्पीड ऑफ लाइट जो है ना, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, जिसकी वजह से पाथ में चेंज आता है। अभी एक्सपेक्टेड पाथ ये है, अभी सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, जहां पे लाइट स्ट्राइक करी है ना वहां पे एक नॉर्मल डालते हैं, क्या करते हैं, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री उस प्लेन के इस पे, ठीक है। तो अब एक्सपेक्टेड पाथ ये है, अगर ये वाला एयर है तो एयर ग्लास के कंपेयर में कैसा मीडियम है, मैं बताऊंगा, उससे कैसा है, रेयरर है, एयर क्या है, रेयरर है, और ग्लास क्या है, डेंसर है। तो लाइट कहां से कहां आ रही है, रेयर से डेंसर की तरफ आ रही है। तो क्या होगा कि नॉर्मल हम लोग ये समझ सकते हैं कि ऐसे बोल सकते हैं जैसे ट्रैफिक वाला रोड है ना, ट्रैफिक वाला रोड है और एक खाली रोड है जो अपना हाईवेज होते हैं। तो ट्रैफिक वाले रोड पे क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट मतलब अपनी गाड़ी की स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है, लेकिन खाली वाले रोड पे क्या स्पीड ज्यादा होती है। लेकिन लाइट का ऐसा है कि लाइट जो टाइमिंग है ना उन्होंने वो फिक्स कर लिया कि जो टाइमिंग को लगाएगा एयर में आने का और दूसरे वाले मीडियम में आने का, जो टाइमिंग लगाएगा, टाइम लगेगा उसको ट्रैवल करने के लिए,
वो फिक्स होता है, वो कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये स्पीड सोच रहे हो कम होगा तो कितना कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, लेकिन कम उस कम होने की वजह से ही ये डिफरेंस इन पार आता है। तो क्या हुआ यहाँ पे फास्ट, यहाँ पे स्लो, लेकिन टाइम सेम लग रहा है, टाइम सेम लगाना है इसको और स्पीड चेंज हो रहा है, तो 5 को ज्यादा है कम करना पड़ेगा। हम लोग बचपन में क्या पढ़ते हैं, स्पीड डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम पढ़े हो। तो अभी क्या है कि स्पीड टाइम को कांस्टेंट रखता है और स्पीड बढ़ रहा है, v जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, एयर में ज्यादा है और ग्लास में कम है। तो एयर में ज्यादा है, ग्लास में कम है, टाइम कांस्टेंट रखता है, तो डिस्टेंस को ही घटाना बढ़ाना पड़ेगा ना। तो मान के चलो यहां से मैं मान लेता हूं P, ये वाला O लेते हैं, OP मान के चलो ये Q लेते हैं, ठीक है। अगर लाइन सेम मीडियम होती तो OP का जो डिस्टेंस है वो OQ का डिस्टेंस के बराबर होता है ना, क्योंकि मीडियम सेम होता तो सेम स्पीड होती, टाइम सेम था, डिस्टेंस सेम होता, तो OP OQ होता। अभी क्या है कि OP को जितना डिस्टेंस लगे, जितना डिस्टेंस है, इसमें स्पीड ज्यादा थी, टाइम सेम था, तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इस मीडियम में उससे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा इस वाले मीडियम में। क्यों? क्योंकि स्पीड कम हो गई और टाइम कांस्टेंट है, स्पीड कम हो गई, टाइम कांस्टेंट है। तो अभी देखो एक ही तरीका है स्पीड कम करके टाइम को कांस्टेंट रखने का कि हम डिस्टेंस को ही कम कर लेते हैं। अब देखो यहां से इधर बढ़ाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन खींचो। अभी लाइट अगर यहां जाएगी और यहां आएगी तो कौन से वाले में, मान लो ये Q डैश है, ये वाला Q डबल डैश है, तो Q डैश छोटा होगा कि Q डबल डैश छोटा होगा, तो Q डैश यहां दिख रहा है कि छोटा है एज कंपेयर टू Q, और Q डबल डैश क्या बड़ा है। तो अभी हमको क्या करना है, डिस्टेंस को घटाना है, तभी तो मल्टीप्लिकेशन सेम आएगा। देखो OP into a constant time is equals to OQ into T। अभी OP को कवर करने के लिए जो वेलोसिटी थी वो OQ की डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए वेलोसिटी कम हो गई, अभी कम हो गई, इसको मेंटेन करना है तो अपने को डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसी तरह से देख सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है घटने की वजह से क्या हो रहा है कि पाथ को शॉर्ट करना पड़ रहा है, तो लाइट एक्सपेक्टेड पाथ ऐसे ना आकर के इधर आ जाएगी। कब? जब रेयर से डेंसर की तरफ ट्रैवल करेगी लाइट, तो क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगी। इसीलिए बोलते हैं जब रेयर से डेंसर की तरफ जाते हैं तो लाइट क्या होती है, बेंट हो जाती है इधर टुवर्ड्स नॉर्मल। अभी ये रेयर और डेंसर की हम बात करें उसको भी थोड़ा जान लेते हैं कि रेयर और डेंसर क्या है। इसको बोलते हैं फिजिक्स के तरह ऑप्टिकली डेंसर या फिर ऑप्टिकली रेयर। सिंपल भाषा में हम देखें कि जहां पे वैसे मीडियम जहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या रहती है, घट जाती है, ऑप्टिकली डेंसर। तो इसको थोड़ा सा जो नोट करना है कर लीजिए, थोड़ा सा इसको क्लीन करना है, ठीक है। अभी हम जानते हैं ऑप्टिकली डेंसर और रेयर। ऑप्टिकली डेंसर क्या होगा कि जहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाए, क्या हो जाए, स्लो हो जाए,
और जहां रेयर मतलब स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होता है एज कंपेयर टू दूसरे मीडियम, है ना। रिलेटिव, ये सब रिलेटिव टर्म है। डेंसर मतलब रेयर, मीडियम कैसा है, डेंसर है मतलब स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में क्या होगी, स्लो होगी। रेयर है मतलब कम। एक तरह से और समझ सकते हैं, डेंसर मतलब मान लीजिए कोई एक वॉल्यूम है फिक्स, उसमें जितने पार्टिकल्स होंगे, रेयर में कम पार्टिकल्स होंगे, इससे कम करना है। रेयर में डेंसर है, ये रेयर है, रेयर में कम पार्टिकल्स होंगे और डेंसर में ज्यादा पार्टिकल्स होंगे। तो क्या होगा कि स्पीड ऑफ लाइट को ज्यादा ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं, इसलिए कम स्लो हो जाएगा। सही। अभी पहला वाला केस क्या देखें हम, एयर से लेके ग्लास में जा रहा है, तो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, ये एक्सपेक्टेड पाथ है, ये एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है, ये वाला एक्चुअल है। क्या है, एक्चुअल रे है ना। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ये है रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे। क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। अभी इसका उल्टा कैसे लेते हैं, इसका उल्टा कैसे लेते हैं, कौन सा वाला, ये मीडियम 1 है अपना, ये मीडियम 2 है। ये वाला अभी रेयर ले रहे हैं, ये वाला डेंसर ले रहे हैं, ये वाला रेयर ले रहे हैं। अभी क्या हुआ, लाइट रेयर से डेंसर की तरफ, सॉरी डेंसर से रेयर की तरफ आना चाहिए, तो क्या होगा देख लो। अभी मान लो लाइट स्ट्राइक, लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करी, एक नॉर्मल ड्रॉ करो, एक्सपेक्टेड ऐसा जाना चाहिए, ऐसा। ये क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे है। अभी एक्सपेक्टेड पाथ ये है, अभी क्या है, ये डेंसर है, ये रेयर। यहाँ पे स्पीड क्या होगी, एज कंपेयर टू रेयर स्पीड कम होगी, यहाँ पे वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। तब ज्यादा होगी तो टाइम कांस्टेंट है, तो टाइम से लगाना है लाइट को पहुंचने के लिए वहां पे, तो रास्ता को बढ़ा देगा। क्या ऑप्शन बचेगा, रास्ता को बढ़ा देगा। तो क्या होगा, ये जो क्या बन जाएगी, एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ आर क्या होगा, बढ़ गई, मतलब लाइट अवे फ्रॉम, इसमें क्या होगा, जब डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो अवे फ्रॉम नॉर्म, अवे फ्रॉम नॉर्म। ठीक, चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आगे इसको बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे आपको पढ़ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसी तरह लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। पहला लॉ तो इसका जो लॉ है सेम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जैसा। पहला जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं ना, उससे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में भी वैलिड है। क्या पढ़ेगा अपन, पी एग्जांपल, क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्या है, नॉर्मल, ये इंटरफेस है। तो क्या एक्सपेक्टेड पाथ ये है ना। अगर ये रेयर है, ये डेंसर मीडियम है, क्या होगा, क्रॉस नॉर्मल ऐसे। ये कौन सा रे, रिफ्रैक्टेड, ये एंगल आई होगा इंसिडेंट में, ये वाला हमेशा एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ आर किससे मेजर करते हैं, नॉर्मल से, हमेशा किससे, नॉर्मल से, नॉर्मल से। तो अभी देखो
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों जो है एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करेगा और सेम प्लेन पे लाई करेगा। ये क्या इंटरफेस क्या प्लेन है, कॉमन प्लेन, जहां से मीडियम चेंज हुआ तो उसका क्या कॉमन प्लेन है, तो कॉमन प्लेन से सेम प्लेन पे लाई करेगा। पहला लॉ यही कहता है। तो इसको स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं? इंसिडेंट रे refracted ray and the normal at the point of incidence lies on the same plane, सिंपल है। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे कि ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है ना, लाइट मीडियम 1 से आ रही है, एरर मान है इसको जूम है, लेंसर मीडियम से आ रही है, पेंट टुवर्ड्स नॉर्मल। तो इसमें क्या होता है? इंसिडेंट रे ये वाला रे और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या होगा? एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करेगा और सेम प्लेन पे लाई करेगा। अभी जो सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या कहता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is always constant। क्या कहता है सेकंड लॉ? जो एंगल ऑफ आई है ना, ये क्या है? एंगल आई, एंगल आर, ठीक है। जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है वो क्या है? एंगल आई। जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है वो क्या कहता है? एंगल आर। तो इसको अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इज कांस्टेंट and that constant is known as mu। अभी बात करेंगे mu क्या है? mu is refractive index। अभी बात करेंगे क्या है refractive index। और यही जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, यही जाना जाता है स्नेल्स लॉ के नाम से। स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। कौन सा लॉ? जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उसका सेकंड वाला रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ आर इज कांस्टेंट जो है, इसी चीज को जाना जाता है इससे स्नेल्स लॉ से। ठीक है, अभी हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर ना टर्म आया इंडेक्स, इसके बारे में क्या है? This simply is the extent to which light bends towards normal or away from normal। किस एक्सटेंट तक या किस हद तक लाइट बेंड कर रही है towards normal और away from normal, that is known as refractive index of the material। ये क्या है? refractive index क्या है? मटेरियल प्रॉपर्टी है, जैसे ग्लास का, डायमंड का, वाटर का, एयर का, है ना, सबका। ये क्या है? द रेशियो ऑफ ये है द रेशियो ऑफ
speed of light in vacuum to the speed of light in any medium. मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट को किससे डिनोट करते हैं, वो c से, है कि नहीं? और दूसरे मीडियम की स्पीड को हम क्या v बोल सकते हैं, किसी और मीडियम के स्पीड को क्या बोलते हैं, v से डिनोट करते हैं। ये जो है ना, ये क्या कहलाता है, म्यू कहलाता है। म्यू कहलाता है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या करना है, कंपेयर करना है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वाले से और उस स्पीड ऑफ लाइट उस पर्टिकुलर मीडियम से। ये जो म्यू है ना, इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्यों एब्सोल्यूट? क्योंकि यहाँ स्पीड ऑफ लाइट जब वैक्यूम से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी इसी को अगर हम किसी और मीडियम के, अभी हम अगर इसी कंसेप्ट को स्पीड ऑफ लाइट मान के मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, v1 है, मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, मतलब v2 है। तो अगर हम v1 अपॉन v2 मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन v2 करेंगे तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट नहीं होगा, ये हो जाएगा मीडियम 1। तो अभी क्या पढ़ा हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो c अपॉन v पर है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 3 × 8 मीटर पर सेकंड। और v क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं। तो एक बार देखो, जो v है वो इस वाले पर्टिकुलर c से कम ही होने वाला है। तो ये हम कह सकते हैं ऊपर में एक बड़ा संख्या, नीचे में उससे कम संख्या। तो म्यू जो होने वाला है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होने वाला है। जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या आने वाला है, हमेशा 1 से ज्यादा आने वाला है। क्यों? क्योंकि ऊपर ज्यादा बड़ा संख्या और नीचे छोटा संख्या, तो क्या आएगा, हमेशा 1 से ज्यादा होगा। और दूसरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी कोई यूनिट नहीं है, it has no unit, it has no unit। क्यों? क्योंकि क्या है, रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज ना, रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज क्या, मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर पर सेकंड, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, एक कोई नंबर बचेगा, है कि it has no unit। अभी फ्रीक्वेंसी लैम्डा और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में एक रिलेशन है, v = f लैम्डा। v क्या है, वेयर v स्पीड ऑफ लाइट, f फ्रीक्वेंसी लैम्डा इज वेवलेंथ। अभी हमने पढ़ा था ना कि लाइट जो है वो क्या है, दो नेचर का होता है, एक वेव
वेव की स्पीड होती है। तो इन तीनों पैरामीटर्स में कैलकुलेशन है v इक्वल टू f लैम्डा। f मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी बार एक सेकंड में, दूसरा लैम्डा मतलब वेव। अभी हम ये देख सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमने थोड़ी देर पहले हमने देखा कि मीडियम पे डिपेंड करता था, है ना। अगर डेंसर मीडियम रहेगा तो वहां पर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम हो जाएगी। और अगर रेयर मीडियम है तो वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ज्यादा है। तो देख लो यहाँ पे, अगर डेंसर मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी और रेयर मीडियम है स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चेंज नहीं होती है। तो वेवलेंथ लैम्डा का क्या होगा, लैम्डा का क्या होगा, लैम्डा को अगर ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, किसपे डिपेंड करता है, सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। ये चेंज नहीं होती, मीडियम चेंज होने से चेंज नहीं होती है। तो लैम्डा का क्या होगा, देखते हैं लैम्डा का क्या होगा। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, डेंसर में कम होगी, ये कांस्टेंट है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो फिर इसमें क्या होगा, इसको ज्यादा होना पड़ेगा, ये डिपेंडेंसी। अभी जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन है ना, उसके तीन केसेस, दो तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। एक है क्या कि जब शॉर्ट में देखते हैं, एक है कि ऐसा आ रहा है, अगर डेंसर से रेयर है, ये डेंसर से रेयर है, तो आगे फ्रॉम दूसरा केस ऐसा लिखते हैं, इसमें अभी क्या है, रेयर से डेंसर आता है, एक्सपेक्टेड ये होना चाहिए। डेंसर वाले केस में क्या होता था, लाइट बेंड होती टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। अगर तीसरा केस क्या है, तीसरा केस ये है, इंटरफेस है ना, मीडियम 1 है, मीडियम 2। तो लाइट क्या हो रहा है इसमें, इस वाले केस में लाइट नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, इससे नॉर्मल की तरफ परपेंडिकुलरली इंसिडेंट कर रहा है इंटरफेस पर। तो यहाँ पे एंगल ऑफ फाई क्या है, तो क्या होता है, एंगल ऑफ फाई क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होता था। अभी नॉर्मल इधर ही और एक पैरेलल लाइन के बीच में कोई इंसिडेंट लाइन के बीच में एंगल कितना, 0 है। तो इसी तरह एंगल ऑफ फाई क्या होगा, इसके एंगल ऑफ फाई क्या है, 0 हो गया। एंगल ऑफ फाई अगर 0 हो या फिर कोई इंसिडेंट रे क्या हो, नॉर्मली स्ट्राइक करे फॉल करे किसी सरफेस पे, तो अनडेविएटेड क्या होता है, पास कर जाता है, अनडेविएटेड पास कर जाता है। बाकी ऑब्लिकली भी क्या होता था, टुवर्ड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल और टुवर्ड्स नॉर्मल। इस वाले केस में पर्टिकुलर केस है जब लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करे तो अनडेविएटेड पास करता है। अभी बोलोगे सर आपने बोला कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है वो स्पीड ऑफ लाइट के घटने या फिर बढ़ने से होती है ना। तो क्या सर अभी यहाँ पे मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो दोनों की ऑप्टिकली डेंसर या फिर रेयर है ना, ये डेंसर ये रेयर है। तो अभी भी तो सर स्पीड ऑफ लाइट कम ज्यादा होना चाहिए क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। तो मीडियम तो चेंज हो रही है लेकिन स्पीड भी घट रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे स्पीड बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है। यहाँ भी वही चीज हो रहा है, यहाँ भी वही चीज है, स्पीड अगर ये रेयर से
सॉरी डेंसर से एयर आ रहा है, स्पीड तो बढ़ेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या होगा अनडेविएटेड पास कर जाता है। कैसे होता है अनडेविएटेड पास करता है, ठीक है। तो अभी एक कंसेप्ट देखते हैं। अभी ये समझ में आ गया ना, अभी जो मेन टॉपिक है अपना, है ना, प्लेन सरफेस से कैसा रिफ्रैक्शन होता है वो देखते हैं। प्लेन सरफेस से मान लो कि एक कोई प्लेन सरफेस है, प्लेन ग्लास स्लैब, ठीक है, ग्लास स्लैब। वैसे इसे लाइट स्ट्राइक करिए, यहाँ पे नॉर्मल एक ड्रॉ करो, लाइट स्ट्राइक करिए, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो। ये वाला क्या हो गया एंगल ऑफ आई। एक्सपेक्टेड पाथ कैसा है, ऐसे है, एक्सपेक्टेड पाथ ऐसे जाना चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेड पाथ ये है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एयर है मान लीजिए, तो रेयर ट्रेडिंग हो एज कंपेयर टू ग्लास, ये डेंसर में हो गया। तभी रेयर से डेंसर में आ रहा है तो लाइट क्या होगा बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे हो जाएगी, ऐसे आएगी। फिर इस वाले इंटरफेस पे अभी देखो ये वाला इंटरफेस क्या है एयर से ग्लास, तो यहाँ पे क्या होगा बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अभी यहाँ पे क्या है ग्लास से एयर में जा रहा है, तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ करो, यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो एक्सपेक्टेड अभी इसका एक्सपेक्टेड कैसा है ऐसे जाना चाहिए, लेकिन क्या होगा अवे फ्रॉम एक्सपेक्टेड कैसा है ऐसे आना चाहिए। अभी लेकिन कैसा होगा, अभी डेंसर से एयर आ रहा है अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो लेकिन ये तो जाएगा ऐसे अवे फ्रॉम नॉर्मल, लेकिन इस वाले जो एक्सपेक्टेड रे थी ना उसके पैरेलल ये भी है, ये इसके पैरेलल जाएगा और इसमें कुछ गैप आ जाएगा, कुछ शिफ्ट हो जाएगा। इसी शिफ्टिंग या फिर इसी गैप को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये ग्लास में शिफ्टिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड पाथ, ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, यही क्या कहता है, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं एलडी या फिर लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला R1, ये R2, ये एंगल ऑफ R2, ये वाला एंगल ऑफ इमर्जेंस को बोलेंगे बाहर निकलना, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अभी ये किस पे डिपेंड करेगा, इसके थिकनेस पे डिपेंड करेगा। क्या है इसके थिकनेस T जो है जितना ज्यादा कम करेंगे उतना कम ये डिस्प्लेसमेंट लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। और इस जो मीडियम है ग्लास का उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी लगेगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी लगेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस को जितना ज्यादा करेंगे उतना कम होगा। तो किस पे जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है अपना वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पहला जो थिकनेस ऑफ द ग्लास, थिकनेस ऑफ द ग्लास है, और दूसरा क्या है इंसिडेंट एंगल ऑफ आई, तीसरा क्या है जो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मटेरियल। तब एक छोटा सा टॉपिक और, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वाला है ना, ये किस पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ यानी कलर पे,
लैम्डा है ना, लैम्डा या फिर कलर है। दूसरा नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। और तीसरा फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन का, जैसे कि टेम्परेचर है ना। तो अभी क्या सीखा हमने, लैटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीखा। वो किस पे डिपेंड करता है, थिकनेस, एंगुलर इंसिडेंस और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हमने यहाँ पे क्या सीखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे डिपेंड करता है, तो वेवलेंथ, लैम्डा या फिर कलर ऑफ लाइट, अलग अलग कलर का बनाने के लिए अलग अलग एक्सटेंट पे डेविएट करेगा लाइट, है ना। और दूसरा नेचर ऑफ द मटेरियल, है ना। तीसरा ये फिजिकल कंडीशन, इस टेम्परेचर पे हम लोग वो चीज हो रहा है, ठीक है। तो आज के सेशन में यही था, हम लोग सेशन एंड कर रहे हैं। अगले सेशन में यहाँ से फर्दर एक्शन करेंगे। थैंक यू।